हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बीए 4th सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है तो आज का ये वीडियो है महासंग्राम रिवीजन क्लास, जिसमें मैं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बताने वाली हूँ। तो वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपको बताऊँगी बीए 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है सभी बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्टिव पेपर होता है और जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। आज का ये वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगी यहीं से पूरा आपका क्वेश्चन आने वाला है। और जिनका OMR शीट पर पेपर होगा वो भी इस वीडियो को देखें ताकि अपना OMR शीट की तैयारी वो कर सकें, क्योंकि डिटेल क्लास जब आप लोग किए रहेंगे तो फिर वहीं से आपका क्वेश्चन बनकर MCQ में दिया जाएगा। तो फिर आपके लिए ये बहुत इजी होगा और आप अपने राइट आंसर को 4 ऑप्शन में से चूज़ कर पाएंगे। तो दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। मैं बार बार कहती हूँ MCQ वाले बच्चों से कि सब्जेक्टिव वालों की क्लास आप भी किया करें ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। तो ऑल यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो है जो भी BA 4th सेमेस्टर में है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आपका जो सिलेबस है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है और यही आपको पढ़ना है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर की और सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समानता पर लॉस्की के विचार क्या हैं। समानता पर लॉस्की ने अपने क्या विचार दिए हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारा लॉन्ग प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से आपका लॉन्ग शॉर्ट सब क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ से पूरा 100% मैं गारंटी देती हूँ कि क्वेश्चन आपका आएगा, क्योंकि जो आपके सिलेबस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो समानता जो होती है समाज के अंदर, समानता, उस पर लॉस्की महोदय ने अपना क्या विचार दिया है। तो लॉस्की लिखते हैं, इन्होंने अपने अनुसार लिखा है कि समानताओं का आशय है कि जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, विषमताओं को कम किया जाए। यानी कि जो समाज के अंदर ये होती है ना विषमता या भेदभाव, मतभेद, इनको समाप्त किया जाए और समानता को जहाँ तक हो सके फैलाया जाए। उनके विचार में समानता समाजीकरण की प्रक्रिया है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समुचित अवसर प्राप्त हों। इनका कहना है कि जो सामाजिक व्यवस्था वो ऐसी हो जिससे समाज में रहने वाले लोगों के बीच में भेदभाव ना हो, विषमता ना हो, सबके लिए समानता हो और व्यवस्था ऐसी हो जो सबके लिए समान हो, ताकि समाज का हर व्यक्ति अपना समुचित विकास कर सके और हर व्यक्ति अपने गुणों का सर्वांगीण विकास कर सके। सर्वांगीण विकास का मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, ताकि हर व्यक्ति समाज में अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार का विकास कर सके। तो समानता पर लॉस्की महोदय का यही कहना है कि विषमता नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक हो सके समाज में समानता होनी चाहिए। समाज में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति अपना विकास अच्छे से कर सके। आपका दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है बोंदा के मतानुसार संप्रभुता की सीमाएं क्या हैं। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि बोंदा के मतानुसार संप्रभुता की सीमाएं क्या हैं। मैंने पहले ही आपसे कह दिया है जो प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए वही मैं आज की वीडियो में बता रही हूँ, और इस तरह की वीडियोस मैं अभी आपके लिए 4-5 अपलोड करूँगी महासंग्राम रिवीजन क्लास, ताकि आप लोग इन सभी वीडियो के माध्यम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी 100% अच्छी कर सकें। आपके सिलेबस में 8 यूनिट है और इस 8 यूनिट के लिए मैं 4 से 5 वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बना दूंगी, ताकि आप लोग अपने पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बहुत बढ़िया कर सकें। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना सब कुछ मिलता रहेगा पढ़ने के लिए। देखिए, बोंदा जो है प्रकृति की विधियों की व्याख्या करने का अधिकार केवल राजा को ही देते हैं। मतलब राजा को ही अधिकार है प्रकृति की विधियों की व्याख्या करने का, चूंकि केवल राजा को ही उसकी व्याख्या करने के अलावा उसका पालन भी करना पड़ता है, क्योंकि जब उसकी व्याख्या राजा करेगा तो उसका पालन भी करेगा। इसीलिए राजा को प्रकृति की विधियों का अनुसरण करने के लिए मजबूर करने वाली कोई प्रभावकारी मशीनरी नहीं है। इस प्रश्न में राजा के अंतःकरण के लिए छोड़ देना चाहिए।
चूंकि अंतःकरण एक निजी वस्तु होती है, इसलिए राजा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सुविधा पूर्वक प्रकृति की विधि का उल्लंघन करके भी किसी भी सजा से छूट सकता है, किसी भी सजा के छूट सकता है। तो ये बोंदा के मतानुसार संप्रभुता की सीमाएं हैं। तो आप इस प्रश्न को तैयार रखिएगा, प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम हील ग्रीन की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पहली पुस्तक है उदार व्यवस्थापन और अनुबंध की स्वतंत्रता। उदार व्यवस्थापन और अनुबंध की स्वतंत्रता, ये पहली बुक। और दूसरी है इंग्लैंड की क्रांति पर व्याख्यान। तो ये प्रश्न नोट कर लीजिए, छोटा है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा और कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखो, प्लेटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, इसलिए इनका जितना भी टॉपिक है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसलिए मैं इस वीडियो में प्लेटो से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सब बता दूंगी। तो पहले आप देखिए कि प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद क्या है। देखो, प्लेटो परिवार के साम्यवाद द्वारा राज्य को एक ही परिवार मानकर एकता को अस्थायी करना चाहता है। जो प्लेटो परिवार के साम्यवाद हैं उनके द्वारा राज्य को एक परिवार माना गया है। और जब राज्य को एक परिवार माना जाएगा तो राज्य में रहने वाले लोगों के बीच में एकता होनी चाहिए, क्योंकि परिवार के सदस्यों में एकता होती है। वह इसके माध्यम से जहाँ एक और संरक्षकों को परिवार से आकर्षक, लोभ, लालच तथा स्वार्थ से बचाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर उसका ध्येय नारियों को मुक्ति तथा उन्हें समाज में अधिकार दिलाना है। कि नारियों की जो कंडीशन है सोसाइटी में अच्छी नहीं होती, उनके अधिकार कम होते हैं, उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो महिलाओं को, नारियों को अधिकार दिलाना है। और तो प्लेटो का जो परिवार के साम्यवाद है वो क्या है? प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद क्या है कि परिवार को एक राज्य माना जाए और राज्य में रहने वाले सभी के बीच एकता स्थापित की जाए और नारियों की मुक्ति और उन्हें समान अधिकार दिलाया जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। देखो, न्याय सिद्धांत से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है? देखो, एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का आधार है कि एक व्यक्ति और एक कार्य। प्लेटो के अनुसार ज्ञान या बुद्धि, साहस और वासना मनुष्य में 3 प्रवृत्तियां मुख्य होती हैं। क्या है कि बुद्धि या ज्ञान, साहस और वासना, मनुष्य में 3 प्रवृत्तियां जो है मुख्य होती हैं, प्लेटो का मानना है। और इन्हीं 3 प्रवृत्तियों के अनुसार प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का विभाजन शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग में किया है। मतलब 3 वर्गों में प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का विभाजन कर दिया। पहला वर्ग है शासक वर्ग, दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग और तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग। जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करते हैं, मतलब शासक वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करता है, सैनिक वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करता है और जो उत्पादक वर्ग है वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तभी राज्य में न्याय गुण प्रतिष्ठित होता है। मतलब जब समाज में रहने वाले हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरा करेगा तो राज्य के अंदर न्याय गुण प्रतिष्ठित होगा। तो प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो यही बात कहता है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का विभाजन 3 भागों में कर दिया है। पहला वर्ग है शासक, दूसरा सैनिक, तीसरा उत्पादक। और जब यही तीनों वर्ग अपने अपने ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, अपने कार्यों को अच्छे से करते हैं, तो समाज के अंदर जो न्याय गुण है वो अच्छे से प्रतिष्ठित होता है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत यही बात बताता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको अच्छे से तैयार रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा। यही क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से पूछ सकता है, प्लेटो का दार्शनिक शासक। तो प्लेटो का दार्शनिक राजा पूछे या प्लेटो का दार्शनिक शासक पूछे, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार रखना है। मैं यहाँ इसलिए लिख देती हूँ ताकि आप मोटिवेट हों और अपने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें, तैयार करें, क्योंकि यही सारा जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जाता है। और जब लॉन्ग तैयार होता है तो शॉर्ट भी इसी से मिलता जुलता पूछता है, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन भी ईजिली लिख लेंगे। तो देखो क्या कह रहा है आपका प्लेटो का दार्शनिक राजा। प्लेटो के समय में एथेंस की स्थिति अस्त व्यस्त थी। मतलब प्लेटो के समय में, ये एथेंस के थे, ग्रीक के थे, ये बात तो आप जानते हैं, ये ग्रीक के विद्वान थे। तो प्लेटो का जब टाइम था, एथेंस में, जो कि ग्रीक की एक सिटी है,
वहाँ की जो कंडीशन थी अस्त व्यस्त थी, चारों ओर अराजकता व्याप्त थी। वहाँ पर ग्रीक में, एथेंस में प्लेटो ने तत्कालिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। प्लेटो अपने टाइम की जो स्थिति थी बहुत ही अस्त व्यस्त थी, अराजकता व्याप्त थी एथेंस में। तो प्लेटो ने अपने टाइम पर जो तत्कालिक स्थिति थी उसका गहन अध्ययन किया, बहुत गहरा अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जहाँ की दयनीय स्थिति का एकमात्र कारण शासकों की अयोग्यता और अज्ञानता थी। मतलब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो एथेंस की कंडीशन है वो ख़राब क्यों है, क्योंकि वहाँ की जो दयनीय स्थिति थी उसका एकमात्र कारण ये था कि वहाँ के जो शासक थे वो अयोग्य और अज्ञान थे। समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्ट का अंत नहीं होगा। ये बात प्लेटो कहते हैं कि हमारे यहाँ कैसे शासक हैं, अज्ञात, अयोग्यता और अज्ञान है। तो इसलिए हमारे नगर राज्यों का कष्ट तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे, या इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी, तब तक यहाँ का जो कष्ट है वो समाप्त नहीं होगा। ये बात प्लेटो अपने शहर एथेंस के लिए कहते हैं। प्लेटो का ये जो कथन है जो अभी आपने समझा है, इसका तात्पर्य यह था कि शासन का कार्य दार्शनिक जैसे विवेकी शासकों को ही संभालना चाहिए। उन्होंने एथेंस की स्थिति का अध्ययन किया और यही निष्कर्ष उन्होंने एथेंस की कंडीशन के लिए निकाला था। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, साम्यवाद पर प्लेटो के विचारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साम्यवाद पर प्लेटो ने अपने जो विचार दिए हैं उन विचारों को देखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपसे ज़रूर प्रश्न पूछेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको तैयार रखना है। तो देखिए, पहला आपका पॉइंट है, प्लेटो का साम्यवाद आर्थिक न होकर नैतिक है। मतलब प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आर्थिक चीज़ पर जोर नहीं देता, वो नैतिकता पर है। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद का प्रावधान केवल अभिभावक वर्ग के लिए ही किया है। आर्थिक जीवन स्वार्थ प्रधान जीवन होता है जहाँ विवेक पंगु हो जाता है। विवेक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिभावक वर्ग को ही आर्थिक जीवन से वंचित करना ही प्लेटो का साम्यवाद है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है संपत्ति का साम्यवाद, सीमित साम्यवाद। ये आप तैयार रखिएगा और ये हेडिंग याद रखिएगा, ये अंदर पूरा इसी तरीके से आप लिखिएगा। प्लेटो ने अपनी संपत्ति संबंधी साम्यवाद की योजना केवल शासकों और संरक्षकों के लिए ही प्रस्तुत की है। मतलब प्लेटो जो हैं, प्लेटो महोदय जो हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति संबंधी साम्यवाद की जो योजना है केवल शासक और संरक्षक इन्हीं के लिए प्रस्तुत की है। अतः न केवल नैतिकता की दृष्टि से बल्कि विशेषता की दृष्टि से भी प्लेटो का साम्यवाद केवल दो ही वर्गों के लिए उपयुक्त समझा गया है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार रखिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, प्लेटो के न्याय की दो विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, प्लेटो के न्याय की दो विशेषताएं। तो पहला है न्याय आत्मा का गुण। प्लेटो के न्याय की पहली विशेषता है न्याय आत्मा का गुण। प्लेटो ने जो न्याय की विशेषता बताई, न्याय आत्मा का गुण, इसमें पहली विशेषता है न्याय का संबंध मनुष्य की आत्मा से होता है। ये बात प्लेटो कहते हैं तथा उसे बाह्य जगत के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता, यह आत्मा का गुण है। प्लेटो के न्याय की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि राज्य की आंतरिक भावना। न्याय जो है राज्य का गुण होता है, यह उसकी आंतरिक भावना होती है। मतलब राज्य की आंतरिक भावना क्या है? न्याय है। राज्य समस्त कार्य नागरिक की भलाई के लिए करता है। राज्य जो है वो अपने नागरिकों की भलाई के लिए अपना समस्त कार्य करता है। वह व्यक्तियों की समस्त कमियों को दूर करने का माध्यम है। तो ये आपको तैयार रखना है। प्लेटो के न्याय की विशेषता बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राज्य व्यक्ति का विशद रूप है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का विशद रूप है, व्याख्या कीजिए। देखिए, प्लेटो का एक स्टेटमेंट, एक डेफिनेशन आपको दी गई है। प्लेटो महोदय लिखते हैं कि जो राज्य है व्यक्ति का विशद रूप है। अब इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखो, इस तरीके का प्रश्न तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आपको ये तैयार रखना है। आपका आंसर है कि प्लेटो मानता है कि राज्य व्यक्ति का विशद रूप है, राज्य मनुष्य की आत्मा का बाह्य रूप होता है। ये बात प्लेटो महोदय कहते हैं। राज्य जो है व्यक्ति का विराट रूप है,
प्लेटो की मान्यता है कि मानव की आत्मा में बुद्धि या विवेक, साहस और तृष्णा होता है। ये तीनों तत्व मानव के व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाते हैं। इसलिए प्लेटो का कहना है कि जो राज्य है व्यक्ति का विशुद्ध रूप होता है। तो आपसे जब ये स्टेटमेंट दे करके पूछाएगा क्वेश्चन, तो आपको बस यहाँ से इतना ही अपना आंसर लिख देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिए। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत क्या है। प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रिपब्लिक जो है प्लेटो की ही बुक है। प्लेटो ने रिपब्लिक में समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य है। मतलब कि रिपब्लिक में प्लेटो का जो चिंतन का केंद्रीय विषय है, जो मेन थीम है, वो आदर्श राज्य है। प्लेटो की बुक रिपब्लिक की थीम आदर्श राज्य है, ये बात याद रखिएगा। अपने आदर्श राज्य के भवन के निर्माण हेतु उसने न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत पर आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग किया है। देखो, आदर्श राज्य की जो बागडोर है वह ऐसे दार्शनिक शासकों के हाथ में सौंपना चाहता है, जो प्लेटो है, जिसमें सुंदर आत्मा के सभी गुण हों, अर्थात वे सर्वज्ञ, विवेकशील एवं सर्वद्रष्टा गुणों से भी युक्त शासक होना चाहिए, जिसके हाथों में वो राज्य की बागडोर सौंपना चाहता है। तो प्लेटो ने शासक राज्य के बारे में ही ज़्यादातर चर्चा की है अपने इस आदर्श राज्य सिद्धांत के अंतर्गत। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, अरस्तु का राज्य का उत्पत्ति संबंधी विचार क्या है। मतलब कि राज्य के उत्पत्ति के संबंध में अरस्तु के क्या विचार हैं। इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी हेडिंग डालेंगे, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अरस्तु का विचार। अरस्तु प्लेटो के गुरु थे, ये याद रखिएगा। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। तो अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की जो उत्पत्ति है समझौते से हुई है। मतलब अपने ही गुरु की बातों का ये खंडन करता है, उस पर विचार करते हैं और कहते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, देखो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ आपसे पूछ रहा है, तो ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं होता है। अरस्तु के अनुसार एक डेफिनेशन है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य जो है व्यक्ति की इस प्रवृत्ति का ही परिणाम होता है। उनका ये जो मत है, राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। मतलब इस मत से, अरस्तु के इस डेफिनेशन से ये पता चलता है कि राज्य का जो जन्म हुआ है वो विकास के कारण हुआ है। वह एक स्वाभाविक संस्था है, उसके उद्देश्य और कार्य नैतिक है, वह सब संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च संस्था है। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंधी विचार अगर आपसे अरस्तु का पूछे तो आपको केवल यही इतना लिखना है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अरस्तु का वितरणात्मक न्याय क्या है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरस्तु से भी जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अरस्तु से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको अरस्तु का राज्य संबंधी विचार तैयार रखना है, राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार, ये वाला क्वेश्चन। और दूसरा आपको तैयार रखना है ये वाला क्वेश्चन, अरस्तु का वितरणात्मक न्याय क्या है। देखो, अरस्तु जो है आदर्शवादी न होकर पर्यायवादी थे। मतलब आपने बहुत सारे विद्वानों के बारे में ये पढ़ा है कि वो आदर्शवादी थे, परंतु अरस्तु आदर्शवादी न होकर पर्यायवादी थे। उसने न्याय की परिभाषा देते हुए कहा है, मतलब अरस्तु ने न्याय की परिभाषा दी है और न्याय की परिभाषा देते हुए उन्होंने ये बात कही है कि न्याय जो है, न्याय का संबंध व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच है। क्या है कि न्याय का संबंध व्यक्ति और वस्तु इनके बीच है। वस्तुओं का उचित बंटवारा होता है, न्याय सब वस्तु एवं व्यक्तियों का के बीच होता है। मतलब वस्तु का जो है उचित बंटवारा होगा तो न्याय सब वस्तुओं एवं व्यक्तियों के बीच होता है। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का उद्देश्य लोक कल्याण है। न्याय समस्त गुणों का समूह है। न्याय में सभी गुण होने चाहिए। अगर कोई वस्तु का बंटवारा हो बराबर और उचित होना चाहिए, जिसमें वस्तु एवं व्यक्तियों का मतलब बीच हो। न्याय जो है, न्याय क्या है, सब वस्तु एवं व्यक्तियों के बीच होता है ताकि अच्छे से बंटवारा हो, न्याय हो, इंसाफ हो। तो ये अरस्तु का वितरणात्मक न्याय है, तो आप इसको तैयार रखिएगा।
आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एपिक्यूरियंस के प्रमुख विचार क्या हैं। एपिक्यूरियंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनका प्रमुख विचार आपसे एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा और आपको हेडिंग बाय हेडिंग पूरा एक्सप्लेन करना होगा। तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि एपिक्यूरियंस के प्रमुख विचार क्या हैं। एपिक्यूरियंस के प्रमुख राजनीतिक विचार, एपिक्यूरियन विचारधारा के विचार निम्नलिखित प्रकार हैं। मतलब आप हेडिंग अपने किसी भी तरह से डाल सकते हो। पहली हेडिंग आप डाल सकते हो एपिक्यूरियन के प्रमुख राजनीतिक विचार, दूसरी हेडिंग आप रख सकते हो एपिक्यूरियन विचारधारा के विचार निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पहला देखो, एपिक्यूरियंस के प्रमुख विचार में पहला विचार है राजनीतिक जीवन की उपेक्षा। देखो, प्लेटो और जो अरस्तु थे, प्लेटो और अरस्तु के व्यक्ति के विकास के लिए राज्य को आवश्यक समझते थे। मतलब प्लेटो और अरस्तु के व्यक्ति के विकास के लिए राज्य को ये आवश्यक यानी ज़रूरी समझते थे। किंतु जो एपिक्यूरियंस लोग थे, एपिक्यूरियंस को जो मानते थे वो लोग इससे पृथक रहने पर बल देते थे। मतलब राज्य को, व्यक्ति के विकास के लिए वो राज्य को आवश्यक नहीं समझते थे। ये लोग पृथक यानी अलग रहने पर बल देते थे, क्योंकि जो एपिक्यूरस के अनुयायी थे रोमन कवि ल्यूक्रेशियस के मतानुसार, यानी इनके अनुसार समाज जो है सभ्य का सदस्य बनने से मनुष्य में अनेक प्रकार की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं। मतलब इनका कहना था, देखो क्या यहाँ पर लिखा है कि एपिक्यूरियस के जो अनुयायी रोमन कवि ल्यूकेरियस के मतानुसार सभ्य समाज का अगर सदस्य बनना है तो सभ्य समाज का सदस्य बनने के लिए अनेक प्रकार की जो इच्छाएं हैं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। और जब अगर ये महत्वाकांक्षाएं और ये इच्छाएं मनुष्य की पूरी नहीं होती हैं तो उसका दुखी होना स्वाभाविक होता है। अगर आपकी ही कोई इच्छा हो, कोई ड्रीम हो, कोई ख्वाहिश हो, कोई विश हो और पूरी ना हो तो आप सैड हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि अगर सभ्य समाज का सदस्य बनना है तो मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं और अगर वो पूरी नहीं होती तो वो उदास होता है, वो दुखी हो जाता है। अतः सुखी रहने का उपाय यही है कि वो सार्वजनिक जीवन से पृथक रहे। मतलब इन सब चीज़ों से वो दूर रहे, तब वो सुखी रह पाएगा, खुश रह पाएगा। तो यही राजनीतिक जीवन की उपेक्षा में आपको ये बात ज़रूर लिखनी है। आपका देखो दूसरा पॉइंट है इसमें, एपिक्यूरियंस के प्रमुख विचार में इनका दूसरा विचार है उपयोगितावाद। देखो, व्यक्ति के सुख को चरम लक्ष्य मानने के कारण इन्होंने व्यक्तिवाद को प्रधानता दी है। जो एपिक्यूरियन थे इनका मानना था कि व्यक्ति खुश रहे, व्यक्ति के सुख रहने पर इन्होंने अपना ज़्यादा फोकस दिया है। तो व्यक्ति के सुख को चरम लक्ष्य मानने के कारण ही इन्होंने व्यक्तिवाद को प्रधानता दी है। इसके साथ ही एपिक्यूरियंस ने नैतिकता पर भी बड़ा प्रभाव डाला है। प्लेटो जो थे और अरस्तु जो थे उन्होंने राजनीति में नैतिकता, न्याय और साधुता के उदार सिद्धांतों को बड़ा महत्व दिया था। किंतु अब इनकी कसौटी और व्यक्तिगत आनंद की भावना हो जाने से उपयोगितावाद को अधिक महत्ता मिली है। यूनान में उस समय नैतिकता के उच्च सिद्धांतों का स्थान सुखवाद ने ले लिया था। मतलब एपिक्यूरियन ने सुखवाद को ज़्यादा महत्व दिया और इनके टाइम पर नैतिकता के उच्च स्थानों का स्थान उस टाइम पर यूनान में सुखवाद ने ले लिया था, क्योंकि व्यक्ति का सुख रहना ही इनका पहला लक्ष्य था। इसलिए इन्होंने व्यक्तिवाद को प्रधानता दी थी, उसको महत्व दिया था। अब देखो, एपिक्यूरस का जो तीसरा विचार है वो है न्याय का स्वरूप। एपिक्यूरस ने न्याय के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कहा कि सामाजिक संविदा के सिद्धांतों का प्रतिपादन, मतलब एपिक्यूरस ने न्याय के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए सामाजिक संविदा के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया। प्रतिपादन का मतलब शुरुआत की, उसकी स्थापना की, उसका निर्माण किया। प्लेटो के मतानुसार न्याय स्वधर्म का पालन था। प्लेटो का मानना था कि न्याय जो है स्वधर्म का पालन है, किंतु एपिक्यूरस इसे केवल दूसरों को हानि न पहुंचाना और उनके द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि से बचे रहने की दूरदर्शिता व्यवस्था का चिन्ह समझता था। मतलब एपिक्यूरस और प्लेटो के अनुसार थोड़ा डिफर थे एक दूसरे से। अब प्लेटो का मानना था कि जो न्याय है वो क्या है, स्वधर्म का पालन है, जबकि एपिक्यूरस का मानना था कि दूसरों को हानि न पहुंचाना, दूसरों को कष्ट न पहुंचाना
और उनके द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि से बचे रहने की जो दूरदर्शिता है उसी की ये व्यवस्था उसको मानते थे। तो अलग अलग ये विचार हैं एपिक्यूरियंस के, आप इसको तैयार रखिएगा। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये लॉन्ग में ज़रूर पूछता है और लॉन्ग में ये दो तरीके से पूछता है। पहले तो ये आपसे पूछेगा कि प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दूसरा आपसे पूछेगा कि प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तो साम्यवाद संबंधी जो विचार है प्लेटो महोदय का या जो इनका सिद्धांत है साम्यवाद को लेकर वो क्या है, इसको समझ लीजिए। प्लेटो का साम्यवाद ये आपकी हेडिंग है। इसके बाद आपको लिखना होगा अपने एग्जाम में कि आदर्श राज्य की स्थापना के अपने लक्ष्य की पूर्ति को प्लेटो केवल शिक्षा रूपी सकारात्मक साधन तक ही सीमित नहीं करता था। मतलब कि प्लेटो का मानना था कि एक आदर्श राज्य की स्थापना होनी चाहिए जिसका शासक क्या हो, दार्शनिक हो, योग्य हो, इसलिए ये इसी को अपना लक्ष्य मानते थे। इसके लिए उसने नकारात्मक साधन की भी एक योजना प्रस्तुत की। जो नेगेटिव साधन है उसकी भी योजना प्लेटो ने प्रस्तुत की थी, जिसे विद्वानों ने प्लेटो का साम्यवाद अथवा उसका साम्यवादी सिद्धांत कहा है। तो अगर आपसे पूछ दे कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है तो आप क्या लिखेंगे कि प्लेटो महोदय ने आदर्श राज्य की स्थापना को अपना लक्ष्य मानकर केवल शिक्षा रूपी सकारात्मक साधन का ही वर्णन नहीं किया, जबकि उन्होंने इसके लिए नकारात्मक साधनों की भी एक योजना बनाई जिसको प्लेटो का साम्यवाद कहा जाता है। और अलग अलग विद्वानों ने इसको प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के नाम से पुकारा है। अब देखो इसका स्वरूप क्या है, अगली हेडिंग आप डाल दोगे स्वरूप। प्लेटो के साम्यवाद का रूप आधुनिक साम्यवाद की तरह आर्थिक और सामाजिक नहीं है, विशुद्ध राजनीतिक है। उसने आर्थिक एवं सामाजिक शोषण की समाप्ति के लिए तथा समाज में आर्थिक एवं सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना नहीं, अपितु शासक एवं सैनिक वर्ग के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और उन्हें चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि प्लेटो ने क्या है, 3 वर्गों में बांटा है, शासन वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादन वर्ग। और जब ये तीनों ही अपने ड्यूटी को अच्छे से भली भांति पूरा करते हैं तो न्याय का निर्माण होता है राज्य के अंदर। तो ये इसी बात पर जोर देते हैं। मतलब इनका जो साम्यवाद है, साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो जो है आर्थिक और सामाजिक नहीं है, जबकि ये शासक एवं सैनिक वर्ग के बीच जो भ्रष्टाचार है उनको भ्रष्टाचार से ये शासक और सैनिक वर्ग को मुक्त करना चाहते हैं और उन्हें कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए एक योजना बनाते हैं। यह एक नकारात्मक व्यवस्था है, अर्थात जो ये शासक और सैनिक वर्गों को परिवार एवं संपत्ति के मोह से मुक्त करने की व्यवस्था है। मतलब कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए इन्होंने एक योजना बनाई है जो साम्यवाद की योजना से प्रसिद्ध है। और शासक और सैनिक वर्गों को परिवार एवं संपत्ति के मोह से मुक्त कराने की जो व्यवस्था है इसी को प्लेटो का साम्यवाद या साम्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। नेटलशिप के अनुसार, नेटलशिप लिखते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा निर्मित प्रवृत्तियों को प्रभावकारी बनाने के एक साधन के रूप में कहा है। वह 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग है संपत्ति संबंधी साम्यवाद, दूसरा है परिवार संबंधी साम्यवाद। क्योंकि ये शासक और सैनिक वर्ग को परिवार और संपत्ति के मोह से मुक्त यानी फ्री कराना चाहते हैं और इसी की इन्होंने पूरी योजना बनाई है, पूरी व्यवस्था बनाई है जो कि नकारात्मक अवस्था है जिसे प्लेटो का साम्यवाद कहा जाता है। तो इसमें 2 भाग है, पहला संपत्ति से मुक्त और दूसरा परिवार से। तो इस साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत वह अभिभावक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक वर्ग के लोगों को संपत्ति विहीन कर देता है। मतलब इनका मानना है कि संपत्ति विहीन होना चाहिए अभिभावक वर्ग भी, शासक वर्ग भी और सैनिक वर्ग भी। तो यही है प्लेटो का साम्यवाद। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है वो आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेटो और अरस्तू का ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। और इसी तरीके से लगातार आपकी आगे की जो यूनिट्स हैं उस पर डिटेल वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।